सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आ गया हूं मैं एक्सरसाइज 4.2 के साथ। लेकिन एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने से पहले बहुत सारी चीजें हमको सीखनी पड़ेगी क्योंकि 4.1 खत्म हो चुका है। 4.2 में यार बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए। जैसे 4.1 में हमने सीखा था कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम आप ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, एक्सपैंड करते रहिए। लेकिन वो मेथड हर बार हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि वो मेथड यूज करने से सोल्यूशन काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा सोल्यूशन बन जाता है। तो क्यों ना कुछ प्रॉपर्टीज सीखें जिसकी वजह से सोल्यूशन फटाफट आ जाए। आपको पता रहेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फिट हो रही है, लगा दो, सोल्यूशन एक बार में आ जाएगा। टाइम सेवर बनने का चांस यहाँ पे आपको मिलता है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज, बहुत सारे कोरोलरी, बहुत सारे रिमार्क हम आज पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और इन ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, अगर किसी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट का कोई भी सारे एलिमेंट उस पर्टिकुलर रो के या कॉलम के जीरो हैं, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज जीरो, एक डिटरमिनेंट के रो के सारे एलिमेंट या फिर उसके कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल जान के बुक से नहीं लिखा, सिर्फ थ्योरी लिखा ताकि आपको मैं खुद से एग्जाम्पल लिख के दिखाऊंगा, आपको ज्यादा मजा आएगा। मान लो मैंने एक डिटरमिनेंट लिखा यहाँ पे 2 3 4 7 6 2, -2 लगा दिया, -6 लगा दिया, 0 0 0। इस डिटरमिनेंट का इस वाला रो का सारा एलिमेंट क्या हो गया, जीरो। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। वैसे ही अगर मैं मान लो एक डिटरमिनेंट लिखता हूँ 2 -3 -7 4 0 7 0 0 0, इस केस में भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर पूरा कॉलम क्या हो गया, जीरो हो गया। एक भी रो या एक भी कॉलम एटलीस्ट अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। सॉरी, if each element on one side, if each element on one side of the principal diagonal of a determinant is zero, then the value of the determinant is the product of the diagonal elements, then the value of the determinant is the प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ, डिटरमिनेंट ए के बारे में लिख रहा हूँ मैं। मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा 2 -3 -6, यहाँ पे लिखा 0 0 0, यहाँ पे लिखा 4 -3 2। ये देखो, ये एक डायगोनल है, क्या है, ध्यान से देखा जाएगा तो ये जो है एक डायगोनल है। इस डायगोनल के उस तरफ के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, जीरो हो गए। इस डायगोनल के उस तरफ के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, जीरो हो गए। कोई आया था तो सॉरी। इस डायगोनल के उस तरफ के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। क्या लिखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ डिटरमिनेंट इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू -3 इंटू -6। आंसर हो जाएगा 2 इंटू -3 -6, -6 इंटू -6 प्लस 36 इज योर आंसर। मान लीजिए अगर मैं एक और डिटरमिनेंट लिखने का कोशिश करूं, 4 -3 -2 6 7 -5, यहाँ पे आ गया 0 0 0। फिर से ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये एक डायगोनल बनता है। इस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो। तो फटाक से डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू -3 इंटू -2, 4 इंटू -3 -12 इंटू -2, 24 इज योर आंसर। क्लियर है। प्रॉपर्टीज में बहुत फटाफट बताऊंगा और आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, ज्यादा बुक में घुसने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज में जैसा जैसा बताते जा रहा हूं याद करते जाना, फटाफट होता जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। क्या बोला है, इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। क्या करेंगे, एक डिटरमिनेंट का अगर आप रो या फिर कॉलम, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट लिखा मैंने 2 -3 4 7 -5 6 4 2 3, ये मेरा डिटरमिनेंट है। मान लो इसकी जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो मान लो है p। क्या मान लिया मैंने, इसका वैल्यू को p मान लिया। आपने एक नया डिटरमिनेंट निकला, क्या डिटरमिनेंट लिखा आपने, जो रो था उसको कॉलम बना दिया और जो कॉलम था वो रो बन गया। तो इनडायरेक्टली मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है जब रो कॉलम बन जाता है या कॉलम रो बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मैं ए का डैश लगा दूं
तो ए का डैश का डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज कर दो 2 - 3 4 7 - 5 6 4 2 3, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या आएगा, पी ही आएगा। तो इसका मतलब यहां से हमको ये पता चलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है और ए के ट्रांसपोज की जो वैल्यू है दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फिर वापस बढ़ता हूं आगे, वही चीज यहाँ पे बता रहा है। इट फॉलोज, एक रिमार्क आपको याद रखना है, इट फॉलोज फ्रॉम द अबव प्रॉपर्टी दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वही चीज कह रहा है, ए डैश का डिटर्मिनेंट जो है वो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर है वेयर ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। अभी अभी हमने पढ़ा, काफी सिंपल, याद रखना है बस। देखो याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, if any two rows of a determinant, if any two rows of a determinant are interchanged then value of the determinant changes by minus sign only। अगर मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है, a की वैल्यू है 2 3 6 7 4 5 -6 3 2, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ a। मान लो इसकी वैल्यू मैंने मान ली p, वापिस से सेम। आप क्या करो, कोई एक रो को इंटरचेंज कर दो, कोई भी दो रो को पलट दो, सेकंड वाले रो के जगह फर्स्ट वाला रो लिख दो, फर्स्ट वाले रो के जगह सेकंड वाला रो लिख दो। मान लो मैं यहाँ पे ये दोनों रो को चेंज कर देता हूँ, ये दोनों रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अभी जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो कैसा दिखेगा, 7 4 5 2 3 6 -6 3 2, ऐसा कुछ बन गया। इसको मैं A1 नाम देता हूँ। इस ये मैट्रिक्स A था, इसका डिटर्मिनेंट A, ये मैट्रिक्स A1 है, इसका डिटर्मिनेंट A1 का डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत? आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ है, सिर्फ ये रो चेंज हुआ है, पलटा है, एक बार रो सिर्फ पलट गया है, तो जो P है वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ P। क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ P। जो तुम्हारी P थी वो क्या बन गई, माइनस ऑफ P हो गई। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर दो रो को आपने इंटरचेंज किया या कोई भी पर्टिकुलर दो कॉलम को आपने इंटरचेंज किया, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी उसका साइन चेंज हो जाएगा। मान लो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले 5 आ रही थी, अब -5 आने लग जाएगी। कोई दिक्कत? इतना अपने को क्लियर होना चाहिए। पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आ रही थी, अभी कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक हैक भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतना आपको पहले समझ में आया, मैंने एक कॉलम को बस पलट दिया, ये कॉलम को ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया, पहले वैल्यू P आ रही थी, अभी वैल्यू कितनी हो गई, -P हो गई, लिखा हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। क्लियर है? चलो, उसके बाद ये एक फॉर्मूला उन्होंने बना दिया है, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। ये कहता है कि, समझना क्या कह रहे हैं, मान लो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। आपने पहले एक बार रो को इंटरचेंज किया तो वैल्यू क्या बन गई, -5। फिर आपका मन किया कि भाई मैं कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, तो आपने कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो वैल्यू क्या बन गई, +5। फिर आपका मन किया कि मैं एक और बार कॉलम को इंटरचेंज करूं, तो वापिस जो +5 बना था वो क्या बन जाएगा, -5। फिर आपका मन किया कि यार मैं एक बार और रो को इंटरचेंज करूं, तो वापिस जो -5 बना था वो क्या बन जाएगा, +5। तो आप जितने बार इंटरचेंज करते जाएंगे साइन उतने बार बदलता जाएगा। एक बार इंटरचेंज करेंगे एक बार बदलेगा, दो बार इंटरचेंज करेंगे तो दो बार बदल के साइन क्या हो जाएगा, सेम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वही वो कहना चाहता है कि भाई डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, मान लो ये डिटर्मिनेंट है आपका, इसकी वैल्यू है मान लो 5, जितने बार आप बदलेंगे, एक बार बदलेंगे तो -1 की पावर 1, m जो है वो डिनोट करता है हाउ मेनी इंटरचेंजेस, ठीक है, कितने बार आप इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर आप एक बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक बार माइनस, दो बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगी, +1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 बार करेंगे तो फिर साइन चेंज, 4 बार करेंगे तो फिर सेम, 5 बार चेंज करेंगे तो फिर साइन चेंज, 6 बार करेंगे तो फिर सेम। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो बस ये इतना ही कहना चाहता है, ठीक है। मान लो मैं तुमको बोला कि यार मेरे पास एक डिटर्मिनेंट ए है, उसकी वैल्यू है 6, मैंने उसमें 5 बार इंटरचेंज किया, 5 बार इंटरचेंज किया, तो मान लो मैं उसको A1 डिटर्मिनेंट का नाम दिया, A1 डिटर्मिनेंट का नाम दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने बार इंटरचेंज किया, 5 बार, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 5 इंटू 6, ये हो गया -1 इंटू 6, कितना हो गया, -6। कोई दिक्कत? क्लियर है? उसके बाद इफ टू पैरेलल लाइंस ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। क्या कह रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट के दो लाइन या दो रो या दो कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे लिखा 2 3 4 7 -3 2, फिर वापस लिख दिया 2 3 4, ये वाला रो सेम हो गया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। वापस मान लो मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा 4 -2 6 7 3 -2 4 -2 6, वापस से ये दोनों क्या हो गए, सेम सेम, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कोई भी दो एटलीस्ट सेम हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तीन सेम हो गए तो 0 होना ही है ना। क्लियर है, एकदम क्लियर। देखो यार फटाफट देखो, आपको कितना जल्दी समझ में आएगा सारा चीज, बस याद रखते जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद इफ ईच, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आ गए हम, ज्यादा प्रॉपर्टी है नहीं, थोड़ा बहुत है, याद रखना है, मजा आएगा एकदम। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो or a column of a determinant is multiplied by the same number k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क बना लो। देखो मैट्रिक्स में क्या होता था, आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप उस मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करते थे तो 5 सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता था। अगर 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो चारों एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता था। 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है तो 9 के 9 एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता था। डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है, मान लो आपका 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट है फॉर एग्जाम्पल, या फिर 3 इंटू 3 डिटर्मिनेंट है, आप अगर उसमें एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ कोई भी पर्टिकुलर रो या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया। मान लो आपके पास एक 3 इंटू 3 डिटर्मिनेंट है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। अगर 3 रो और 3 कॉलम है, या तो 3 रो बोलोगे या तो 3 कॉलम बोल लो। मान लो आपको तीनों रो के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, या तीनों रो के सारे एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपको उस पूरे डिटर्मिनेंट में बाहर तरफ 3 बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला 5 पहले रो के लिए, दूसरा 5 दूसरे रो के लिए, तीसरा 5 तीसरे रो के लिए। ये होता है डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे वो वही कह रहा है कि भाई मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मान लो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मान लो है 4 5 6 7 2 3 5 7 9, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। मान लो इसकी वैल्यू मान लो p है, क्या है, p है। क्लियर है। अब क्या कहना चाहता है वो क्या कह रहा है, मान लो मैंने क्या किया, एक नया डिटर्मिनेंट लिखा a1, ठीक है। a1 में मैंने क्या किया, जो पहला रो का एलिमेंट है सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 इंटू 6, यहाँ पे मैंने लिखा 5 इंटू 6, यहाँ पे मैंने लिखा 6 इंटू 6। बाकी जो 7 2 और 3 है वो वैसे के वैसे हैं। मैंने कितने रो में मल्टीप्लाई किया, सिर्फ एक रो में मल्टीप्लाई किया, तो बाहर कितने बार मल्टीप्लाई होगा, एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 इंटू पी। कोई दिक्कत, याद रखना ये चीज। मान लो आपने सेकेंड रो में सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एक और 5 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो थर्ड रो में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कर दिया, तो यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखेंगे। कोई भी डिटर्मिनेंट में कभी भी आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं बाहर, तो वो कोई ना कोई रो या कोई ना कोई कॉलम में ही जाता है, सारे एलिमेंट के पास नहीं जाता है, याद रखिएगा। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पूरे डिटर्मिनेंट में 10 मल्टीप्लाई हो जाए, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट में 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर उस डिटर्मिनेंट में जितने भी रो हैं, मान लो 3 रो हैं, तो 3 बार 10 मल्टीप्लाई होगा, 2 रो है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, एक ही रो है तो एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे प्लीज, ठीक है। वापस से बोल रहा हूं, कोई भी डिटर्मिनेंट के कोई भी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट को आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट के एक पर्टिकुलर रो को 10 से मल्टीप्लाई किए, दूसरे रो को भी 10 से मल्टीप्लाई किए, तीसरे रो को भी 10 से मल्टीप्लाई किए, तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में 3 बार 10 मल्टीप्लाई होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर, थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, वही चीज मैं आपको बताना चाहता था, वही कहानी लिखी हुई है। देखो समझाता हूं ना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बाय द एबव प्रॉपर्टी we can take out any common factor from any one row or any one column of a given determinant। मैं तुमको क्या बोला,
जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर रो में जा रहा है या एक पर्टिकुलर कॉलम में जा रहा है, तो जब आप कॉमन लेके उसको बाहर निकालेंगे तो भी वो एक पर्टिकुलर रो से ही आएगा या पर्टिकुलर कॉलम से ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझना ध्यान से। मान लो यहाँ पे लिखा है 4, 6, 12, 2, 10, 12, यहाँ पे मान लो लिखा है 5, 10 और 15। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। मान लो आपको कॉमन निकालना है 2 इस पहले वाले रो से, तो एक रो से एक ही बार कॉमन निकल के आएगा। मतलब कॉमन आप बार बार निकाल सकते हैं, लेकिन एक रो से जो चीज कॉमन आएगी वो बाहर लिखी जाएगी। अगर मेरे को फर्स्ट रो से 2 निकालना है तो मैं बाकी दोनों रो को अभी नहीं परेशान करूंगा, मैं सिर्फ एक रो से 2 निकालूंगा। मान लो मेरे को फर्स्ट रो से 2 निकालना है, तो मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा 2, 3, 6। मान लो मेरे को सेकंड रो से 2 निकालना है, तो मेरे को बाहर एक और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंदर बचेगा 1, 5, 6। मान लो मेरे को थर्ड रो से 5 निकालना है, तो मैं बाहर मुझे एक और यहाँ 2 आ गया, बाहर मुझे एक 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंदर क्या बचेगा 1, 2 और 3। ध्यान रखेंगे इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वही वो कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? By the above property we can take out any common factor from any one row or any one column of a given determinant। कोई भी पर्टिकुलर रो या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम से हम जब भी कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो पहले एक रो से ही उठाते हैं, पूरे से नहीं उठाते, एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम से ही पिक करेंगे। क्लियर रहेगा? उसके बाद सेकेंड नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। we know that k into a is matrix obtained by multiplying each element of matrix A with number k। क्या बोल रहे हैं? A एक मैट्रिक्स है, उसमें मैंने k मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आप एक मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सारे एलिमेंट में बढ़ जाता है। कितने एलिमेंट में बढ़ जाता है? सारे एलिमेंट में बढ़ जाता है। मान लो एक 3 into 3 का मैट्रिक्स है। एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ये लाइन आपको एक बार में समझ में आएगी। मान लीजिए A एक मैट्रिक्स है, क्या है? 2, 3, 4, 7, 1, 5, 6, 2, 3। कोई दिक्कत? एक मैट्रिक्स है। अगर मैं आपको बोलूंगा 3 into A लिखो, 3 into A लिखो, तो आप 3 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा 2 into 3, 3 into 3, 4 into 3। क्लियर? 7 into 3, 1 into 3, 5 into 3। क्लियर? 6 into 3, 2 into 3, 3 into 3। क्लियर है आपको इतना? ये चीज आपको समझ में आ गई? सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया। मान लो अभी मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाला, इसकी वैल्यू मान लो निकल के आई x। क्या निकल के आई? x। लेकिन अगर इस चीज का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, 3a का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, आप मुझे बताओ, इसकी वैल्यू x है, ये अब ऐसा दिखने लग गया है, इसमें पहले रो में कितना, पहले रो में क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 3, दूसरे रो में भी क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 3, तीसरे रो में क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 3। तो इसका मतलब मेरा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है उसमें मुझे, अब इसको मेरे को साइन चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा दिया हूँ, तो मेरे को ये चीज को ठीक करना पड़ेगा। यस और नो? हाँ या ना? अगर ये डिटर्मिनेंट मैं निकालना चाहता हूँ, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू x है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, मैंने पहले रो में 3 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर एक 3 आएगा, दूसरे रो में 3 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर एक और 3 आएगा, तीसरे रो में 3 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर एक और 3 आएगा, इनटू क्या है? x। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं है? वही वो चीज वो बताना चाहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट है, मान लो एक मैट्रिक्स है, वो ये क्या कह रहा है, यही कॉन्सेप्ट को बता रहा है। ए एक मैट्रिक्स है, उसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? k से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? k से मल्टीप्लाई किया। तो जब मैं k इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालने जा रहा हूं तो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। ये n क्या है? ऑर्डर है। n क्या है? ऑर्डर है। जैसे अगर मैं यही वाले पार्ट में आ जाऊं वापस से, 3 इंटू ए है, इसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3 है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 यहाँ कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू एक्स। ये जो 3 है ये क्या है? ऑर्डर है। वही वो चीज कह रहा है। मान लो अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देता, क्या लिखता? 5a का डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाता है 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 4 इंटू 5। यहाँ आ गया 5 इंटू 5, हर जगह 5 आ गया, हर जगह 5 आ गया। तो 5 अगर जब डिटर्मिनेंट निकालते तो 5 कितने बार आ रहा है? पहला रो
पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू एक्स। इसका मतलब क्या है, 5 की पावर n इंटू एक्स। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, के ए मेरा मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए मेरा मैट्रिक्स था 5a, 5a का जब डिटर्मिनेंट निकाला तो क्या है, 5 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 इंटू 3 था, इसलिए 5 की पावर 3 आया। 2 इंटू 2 होता तो 5 कितने बार जाता, कितने रो में जाता, 2 ही रो में जाता, तो 5 की पावर 2। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको ध्यान रखेंगे, बिकॉज द कॉमन फैक्टर k विल बी टेकन आउट फ्रॉम ईच ऑफ द n रोज एंड n कॉलम्स। क्लियर? अच्छा, thus if each element of a determinant is multiplied by the same number k and delta 1 is the new determinant, then delta 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k into delta if order of determinant is equals to 1, k की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ पे k की पावर 2 आ गया क्योंकि ऑर्डर 2 है ना। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा खिसका के दिखाऊं, k की पावर 3 आ गया क्योंकि ऑर्डर क्या है, 3 है। कोई दिक्कत? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? चल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इफ टू पैरेलल लाइंस ऑफ ए डिटरमिनेंट आर सच, एक कोरोलरी है, याद रखना है आपको, इफ टू पैरेलल लाइंस ऑफ ए डिटरमिनेंट आर सच दैट द एलिमेंट ऑफ वन लाइन आर इक्वी मल्टीपल्स। क्या है इक्वी मल्टीपल, मतलब अगर मेरे पास 2 3 4 है तो दूसरे रो में 2 3 4 का इक्वी मल्टीपल अगर आ गया, जैसे मेरे 2 को किसी ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यू लिख दिया, तो भी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। मान लो यहाँ पे ए एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे लिखा 2 3 7 4 6 माइनस 2, यहाँ पे मैंने लिखा 10 15 और 35, ये मेरा डिटर्मिनेंट है। बहुत ध्यान से देखेंगे, 10 15 और 35 में से क्या कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा 2 3 7 4 6 माइनस 2, 10 से 5 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, 2 3 7, 5 को बाहर रख दिया, कोई दिक्कत? एक ही रो से एक ही बार कॉमन निकालते हैं, उसको बाहर रखते हैं। क्लियर? तो 2 3 7 2 3 7, दो रो सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। वही ये कह रहा है कि if two parallel lines of a determinant are such that the elements of one line are equi multiples of the elements of the other line, then the value of the determinant is 0. Clear है? Next, if each element of a row of a determinant consists of sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants whose other rows are not altered. इसका मतलब क्या है, a is equals to, मान लो मैं एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ 4 5 x plus 3 3 minus 7 x plus 2 minus 5 6 3x plus 7। कोई दिक्कत? मान लो अगर मैंने इस डिटर्मिनेंट को ऐसा लिखा है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, 4 5 3 minus 7 minus 5 6 x x and 3x, तोड़ गया, प्लस यहाँ प्लस साइन है सब में, तो 4 3 minus 5 5 minus 7 6 3 2 7, तोड़ दिया मैंने काफी क्लियरली। समझ में आ गया आपको ये चीज? 2 मिनट दीजिए, पानी पी लेता हूं मैं। समझ में आ गया आपको? क्लियर है एकदम? आगे बढ़ सकता हूं मैं? ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जल्दी से यूज होता नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट बी एडेड द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वन और मोर रोज, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या कहता है इंग्लिश में? ज्यादा नहीं है, याद रखना है कि वो कह क्या रहा है। मान लो ए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 2 4 7 3 2 6
एक्स वाई माइनस 3। मान लो इसकी वैल्यू है p, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मैंने क्या किया, जो रो 1 है उसको इंटरचेंज कर दिया रो 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 2 से। क्या किया मैंने, जो रो 1 है उसको इंटरचेंज कर दिया रो 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 2 से। रो 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और रो 1 में ऐड कर दिया। मतलब इनडायरेक्टली ये कैसा दिखेगा, ए बाकी किसी को कुछ नहीं किया है अभी मैंने। 2 प्लस 3x 4 प्लस 3y 7 माइनस 3 इंटू 3 7 माइनस 3 इंटू 3। कोई दिक्कत? उसके बाद 3 2 6 एक्स वाई माइनस 3। कोई दिक्कत? इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या आएगा, p। अरे बाप रे, क्या हो गया? तो ये एक प्रॉपर्टी है जो अभी हमको सीखना जरूरी है, क्योंकि यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो मजाक कर रहे थे, है ना। अभी तक जो चल रहा था वो सब इजी इजी था। असली प्रॉपर्टी यहाँ से चालू होती है, जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कोई भी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट का एक रो को आपने उठा लिया, उस रो को किसी दूसरे रो के साथ ऐड कर दिया या सब्सट्रैक्ट कर दिया, या दूसरे रो के मल्टीपल के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दिया, तब भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। थैंक यू। समझ में आया? ठीक है, आगे समझते जाएंगे, टेंशन मत लो, लोड नहीं लेना है, मैं हूं ना यहाँ पे। देखो ध्यान से, the sum of the products of elements of any row with the cofactor of the corresponding elements of some other row is 0। ये तो हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में बताया था कि अगर मेरे डिटरमिनेंट का एक पर्टिकुलर रो मैंने उठाया और किसी और रो का कोफैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर करके ऐड किया, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये हम पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। If A and B are square matrices of the same order, then determinant of AB is equals to determinant A into determinant B। ये चीज आपको याद रखना है। A into B का डिटरमिनेंट करो या डिटरमिनेंट A into डिटरमिनेंट B करो, वैल्यू सेम आएगी। क्लियर? उसके बाद if A is a square matrix, then A स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, A into A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A into डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A का होल स्क्वायर। क्लियर रहेगा? A का स्क्वायर का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A का स्क्वायर। हमने ये चीज सीखी है, A की पावर 5 का डिटरमिनेंट करो या फिर डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर 5 करो, बोथ आर सेम। वही यहाँ पे चीज लिख रहा है, A की पावर M का डिटरमिनेंट करो या डिटरमिनेंट A की पावर M का, A की पावर M का डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर M निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। क्लियर है? काफी क्लियर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 अभी शुरू होने वाला है, अभी नहीं शुरू करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगा। फिलहाल ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखाई है इसका आप ध्यान रखेंगे। एक बार आप वीडियो को गो थ्रू हो जाइए, प्रॉपर्टीज सारी देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस हम साथ में बनाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।